हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल विज्ञान में। विद्यार्थियों, हमारा जो लगातार चलने वाला विषय है वो है वैदिक गणित। और वैदिक गणित में आज हम अंतिम टॉपिक की ओर हैं और वो अंतिम टॉपिक है ध्वजांक विधि। क्योंकि अपन ने पीछे वाली क्लासों में सबसे पहले अपन ने योग संक्रिया करा, इसके बाद में व्यवकलन संक्रिया पढ़ा और इसके बाद में अपन ने गुणन संक्रिया पढ़ा और अब अंतिम भाग है अपना भाग संक्रिया। भाग संक्रिया के अंदर हमने पिछले वाले वीडियो में जो दो और संक्रियाएं थी, दो और विधियां थी, उसको हमने पढ़ लिया था। अब लास्ट और अंतिम विधि है आपकी ध्वजांक विधि, जिससे आप लोगों को सबसे ज़्यादा डर है। लेकिन घबराने की कतई जरूरत नहीं है, डरने की कतई जरूरत नहीं है। ध्वजांक विधि एकदम आसान तरीके से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। आसान तरीके से बताऊंगा, आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपकी ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके गणित प्रश्नावली के अंदर, यानी कक्षा 10 में प्रश्नावली 1 है जो वैदिक गणित है। वैदिक गणित के अंदर ध्वजांक विधि है जो आपकी परीक्षा के अंदर आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो गणित के प्रश्न, आपकी प्रश्नावली के सवाल है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी आपकी पुस्तक के जो सवाल है वो भी बताने वाला हूँ और अन्य उदाहरण विधि से भी मैं आपको इस ध्वजांक विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए अपन चलते हैं ध्वजांक विधि की ओर और आज पढ़ेंगे हम ध्वजांक विधि, जो कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और अच्छी प्रश्नावली है। अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो आइए अपन चलते हैं ध्वजांक विधि की तरफ। सभी विद्यार्थी अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये हमारा वैदिक गणित है। वैदिक गणित के अंदर भाग संक्रिया चल रही है। भाग संक्रिया के अंदर तीसरी और अंतिम संक्रिया है जो कि ध्वजांक विधि से भाग करना है। और इस ध्वजांक विधि में हम भाग करते हैं और भाग करते हैं तब हमें कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, ताकि हमारे इस सवाल के अंदर किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो नहीं आए। और हम यही चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि हर भाग के अंदर या हर सवाल के अंदर आप इस संक्रिया के अंदर हर सवाल करोगे, जब नए नए सवाल करेंगे तो हमें नई नई बातें सीखने को मिलेगी। तो अलग अलग सवाल में अलग अलग चीजें सीखने के लिए मिलेगी, इसीलिए मैंने अलग अलग सवाल आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी किताब के सवाल है वो भी बताने का प्रयास किया है और अन्य उदाहरण भी मैं आपको दे करके बताऊंगा, वो भी बताने का मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से दोनों प्रकार के जो उदाहरण है उसको अच्छे से समझेंगे, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं इस ध्वजांक विधि की तरफ। तो ध्वजांक विधि में हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास एक संख्या है 98,765। इस 98,765 में 87 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 87 का। और विधि क्या है आपके पास? भाग देने की जो विधि है वो है ध्वजांक विधि। ठीक है, इस ध्वजांक विधि से अब आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हम कौन सी संक्रिया कर रहे हैं, भाग संक्रिया, और कौन से विषय में कर रहे हैं, वैदिक गणित में। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये चीजें आपको पहले से माइंड में है तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखो, भाग संक्रिया, ध्वजांक विधि, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रह जाए। ध्वजांक विधि यानी ध्वज के समान जो अंक होते हैं या ध्वज के समान अंकों का हम फॉर्मूला बना करके किस तरह से हम गुणा को हल कर सकते हैं, ये एक विधि है, इसका नाम है। देखो, 98,765 का हम भाग करेंगे 87 से, यानी 98,765 में 87 का भाग देंगे ध्वजांक विधि से, सामान्य विधि से नहीं, ध्वजांक विधि से भाग देंगे। तो आइए हम कैसे ध्वजांक विधि से भाग देते हैं। तो शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। चलिए, ये जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य।
ध्यान रखना मेरी बात को। और ये जो है वो है भाजक, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भाजक है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखोगे। फिर चलते हैं अपन, पहली चीज अपन ये देखेंगे कि ये जो अंक है, इस अंक, इन दोनों अंकों को जो अंतिम जो अंक होता है उसको अपन मानते हैं ध्वजांक, उसको लेते हैं ध्वजांक के रूप में। और इस एक अंक को छोड़कर के बाकी अंक है, चाहे वो कितने ही अंक है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, मैं बात भाजक की कर रहा हूँ। भाजक में 2 अंक है, 3 अंक है, जितने भी अंक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अंतिम एक अंक लेना है ध्वजांक के लिए। अंतिम एक अंक किसके लिए लेना है, ध्वजांक के लिए अंतिम एक अंक लेना है, और बाकी जो अंक होते हैं वो आपको मुख्यांक के लिए छोड़ देते हैं। तो पहली नई बात अपने सामने आई है कि मुख्यांक देखेंगे अपन, मुख्यांक है। तो अब इसमें मुख्यांक क्या है, यानी ये तो ध्वजांक हो जाएगा, पहला अंक, एक अंक ध्वजांक हो जाएगा, और बाकी सभी अंक मुख्यांक होते हैं। तो इसमें दूसरा अंक मुख्यांक एक ही है, एक अंक का ही है, एक संख्या है, इसलिए मुख्यांक क्या हो जाएगा 8, ध्वजांक क्या हो जाएगा, ध्वजांक है आपके पास 7। तो ये दो चीजें क्लियर होगी, मुख्यांक आपके पास 8 है और ध्वजांक आपके पास 7 है। चलिए अब देखते हैं आगे, इस ध्वजांक और मुख्यांक को हम कैसे लिखते हैं। तो वही 3 स्टेप जो हमारे पीछे चले आ रहे हैं, पीछे वाली भाग संक्रिया के अंदर 3 स्टेप आए हैं, उसी प्रकार के स्टेप आपको बनाने हैं। इसको 3 भागों में करना है। देखो ये 3 भाग हो गए, एक ये मध्यखंड और ये तृतीय खंड। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम ध्वजांक को कहां लिखेंगे और मुख्यांक को कहां लिखेंगे। देखो ये अपना जो मुख्यांक है इसका तो अपन भाग देंगे, मुख्यांक का क्या लगता है, भाग लगता है, जबकि ध्वजांक गुणा होकर के और संशोधित अंक में से, संशोधित भाज्य में से आपके घट जाता है। वो आगे की प्रक्रिया आ जाएगा समझ में, लेकिन ये जो मुख्यांक है इसको अपन यहाँ लिखेंगे। देखो मुख्यांक को यहाँ लिखेंगे और ये जो ध्वजांक है इसको लिखेंगे यहाँ टॉप पर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे अब ये तो होगी आपके भाजक वाली, भाजक जो है इसको अपन ने लिख दिया। फिर अपन चलते हैं भाज्य की तरफ। अब भाज्य को कैसे लिखना है, तो जितने अंक आपके ध्वजांक में है उतने अंक तीसरे खंड में लिखेंगे। सीधी बात यह है कि जितने अंक आपके ध्वजांक में है उतने भाज्य के अंक आपको तीसरे खंड में लिखने हैं। ध्वजांक में कितने अंक है, 1 अंक है, तो आपको भाज्य के कितने अंक लिखने हैं तीसरे खंड में, 1 अंक। 1 अंक कौन सा है, अंतिम अंक कौन सा है, यानी वो भी अंतिम अंक लिखना है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। अंतिम अंक कौन सा है, अंतिम अंक 5 है, अंतिम अंक को आप इस तीसरे खंड के अंदर लिख देंगे। तो आइए अपन इस तीसरे खंड के अंदर 5 लिख देते हैं। तो समझ में आ गई यहाँ तक प्रक्रिया कि आपको अंतिम अंक कैसे लिखना है, ध्वजांक में जितने अंक है उसके आधार पर आपको अंतिम अंक उस तीसरे खंड के अंदर लिखने हैं। ये हो गई बात। अब बात करते हैं अपन बाकी जो बचे हुए अंक हैं उनके, भाज्य के बाकी अंक बचे हुए अंक हैं, जैसे 9, 8, 7, 6 ये बचे हुए, इसको अपन मध्य खंड के अंदर लिखेंगे। देखो 9, 8, 7 और 6 ये मध्य खंड के अंदर लिख दिए। अब प्रक्रिया को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रक्रिया को आगे स्टार्ट करते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये है ध्वजांक, ये है मुख्यांक, ये दोनों चीजें मेरे ऊपर लिखी हुई है। अब प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा कि हमें इसके जो भी हम करते हैं, जो भी गतिविधि इसके अंदर करते हैं, यानी भाग की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं, उस प्रक्रिया को हम संकेत के रूप में ऊपर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, तब सामने वाले को पता चलेगा कि भाई इस विधि से भाग इसने किया है, ठीक है। तो हम जो स्टेप होते हैं, जितने भी स्टेप होते हैं, उस स्टेप को हम संकेत के रूप में यहाँ एक साइड में लिखते जाएंगे, और यहाँ भी साथ साथ में अपन जो प्रक्रिया है वो करते जाएंगे। इसमें भागफल और शेषफल क्या करना है वो चीजें इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन एक तरफ आपको संकेत के रूप में स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। तो आइए अपन इसे संकेत के रूप में, ये जो संकेत है इस संकेत के रूप में आप स्टेप है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। ये संकेत के रूप में लिखेंगे अपन। अब इसमें देखो पहला स्टेप है, प्रक्रिया को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि अपन इस मुख्यांक का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, इस मुख्यांक का भाग देंगे इसमें,
ठीक है, इस मुख्यांक में इसका भाग देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाला अंक अगर छोटा है इससे तो 2 अंक भी आप ले सकते हैं, और छोटा नहीं है तो आप एक बार भाग दे सकते हैं। तो ये वाला अंक भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 8 में भाग देंगे, देखो 9 में भाग देंगे। स्टेप फर्स्ट है, इसमें 9 के अंदर भाग देंगे अपन 8 का। तो 9 के अंदर 8 का भाग दिया तो इसमें भागफल क्या आएगा भाई, आप भाग करके भी देख सकते हो, मैं बोर्ड पर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। भागफल क्या आएगा इसका, 9 के अंदर 8 का भाग दे करके देखते हो तो भागफल क्या आएगा आपके पास, भागफल आ जाएगा 1, भागफल आ जाएगा 1, और शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या बचता है, शेषफल भी इसमें 1 बचता है। आप भाग करोगे तो पता चल जाएगा, शेषफल भी इसमें क्या बचता है, 1। अब प्रक्रिया को ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो शेषफल आता है, चलो भागफल अपन ने यहाँ लिख दिया, देखो भागफल अपन ने यहाँ लिख दिया, जिसका भाग करा है भागफल यहाँ लिख दिया। अब बचा शेषफल। अब इस शेषफल को भाज्य का जो अगला अंक है मध्यखंड के अंदर, भाग मध्यखंड से शुरू करेंगे अपन, क्योंकि मध्यखंड से शुरू करा है भाग करना। तो शेषफल जो बचा हुआ है इसके मध्यखंड के अंदर जो अंक है उसके ठीक पहले लिख देंगे, ठीक है। तो मध्यखंड के अंदर 9 में तो अपन ने भाग दिया था, अगली संख्या क्या है, 8 है। तो इस 8 से पहले अपन 1 को लिख देते हैं, देखो 8 से पहले 1 को लिखिए। तो 8 से पहले 1 को लिखेंगे तो ये दोनों मिलकर के 18 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपन। तो ये तो हो गए आपके भाई 9 के अंदर 8 का भाग दिया तो 1 से 1 भागफल आ गया और 1 आ गया आपके शेषफल। दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया में आपके नया भाज्य, यानी नया भाज्य आपके पास क्या है, नया भाज्य आपके पास देखो कितने बन रहे हैं, यहाँ शेषफल आगे जोड़ने पर कितने बन गए, नए भाज्य, नया भाज्य आ गया आपकेपास 18। अब निकालना है आपको एक नया नाम है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालोगे, देखो संशोधित भाज्य। अब ये संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, संशोधित भाज्य जो आपके ये नया भाज्य आ रहा है, बाकी पीछे रहेगी प्रक्रिया, नया भाज्य आ रहा है, इस नए भाज्य में से यहाँ जो भागफल आ रही है और जो आपके ध्वजांक है इनका गुणा करेंगे, भागफल और ध्वजांक का गुणा करके और नए भाज्य में से घटा देंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, भागफल का भागफल का ध्वजांक से गुणा करके और नए भाज्य में से अपन घटा देंगे। देखो भागफल कितना आ रहा है, नया भाज्य क्या रहा है, नया भाज्य तो 18 है, तो 18 में से माइनस 7 गुणा 1 ये घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 18 माइनस 7 कितने बच गए, 11। तो संशोधित भाज्य अपने पास क्या आ गया, 11 आ गया। अब अपन भाग किस में देंगे, भाग देंगे 11 में। किस में भाग देंगे, भाग देंगे 11 में। नया भाज्य 11 में भाग देंगे, किसका, 8 का। सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप है 11 में अपन भाग देंगे किसका, 8 का। तो 8 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आएगा आपके पास कोई 1, भागफल 1 आएगा, भागफल आ गया 1। और शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा आपके पास 3। कितने आ गए, 3। तो अब नया भाज्य क्या बन जाएगा, भागफल तो आपके पास 1 आ गया और शेषफल क्या आ गया, 3। इस 3 को अपन कहां लिखेंगे, वही प्रक्रिया है, इस क्या आगे लिख देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 37। तो देखो नया भाज्य क्या हो जाएगा, अपने पास नया भाज्य हो जाएगा 37। अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा अपना 37। और फिर वही प्रक्रिया जो पीछे वाले में करी थी, 37 माइनस कोष्टक 1 गुणा ध्वजांक इंटू भागफल। तो इसमें भी भागफल 1 ही है, तो 37 माइनस 7 बराबर 30। ये 30 क्या आ गया, अपना संशोधित भाज्य। बस नेक्स्ट स्टेप इसी से शुरू करना है आपको, यानी तीसरा जो स्टेप है वो आ गया 30 में भाग देना है किसका, 8 का।
तो 30 में भाग देना है 8 का, तो कितनी बार जाएगा? 8 दिए 24, यानी भागफल कितने आ गए? भागफल आ गए आपके 3 और शेषफल कितने बच गए? शेषफल बच गए आपके पास है 6। 8 3 24 30 है तो 6 बच गए शेषफल, 6 शेषफल बच गए। ठीक है, अब 6 शेषफल बच गए। अब इस 6 शेषफल को अपन कहाँ लिखेंगे? इस 6 के आगे, 6 के आगे लिख देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 66। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा आपके पास? नया भाज्य हो जाएगा आपके पास 66। ठीक है, अब संशोधित भाज्य निकाल लेंगे। संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य निकालने की वही तरीका है भाई, यहाँ तो अपन 66 लिखेंगे, 66 और माइनस कोष्टक 7, ये 2 अंक हो गया, गुणा इसमें भाग कितने का दिया था आपने? भाग दिया था, भागफल पीछे वाले में 3 थे तो ये अपने 3 निकालने, देखो भागफल 3 लिख दिया। अब 3 को इससे गुणा करेंगे 21 से 3 से, तो कितने आ जाएंगे? 66 माइनस 21 बराबर कितने आ गए? 66 को 21 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास? आपके साथ पास आ जाएंगे 45। ये आ गए 45 आ गए। अब चलते हैं आगे के स्टेप की और। नया भाज्य आ गया भी आ गया अपने पास और संशोधित भाज्य भी अपने पास आ गया 45। अब संशोधित भाज्य के अंदर अपन भाग देना शुरू करेंगे फिर चौथे स्टेप में। ये चौथा स्टेप हो गया, तो इस 45 के अंदर भाग देंगे किसका? 45 के अंदर भाग देंगे 8 का ही, 8 का भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा आपके पास 5, यानी 8 पंजे 40, भागफल 5 आ गया और शेषफल भी क्या बच गया? शेषफल भी आपके पास है 5 बच गया। ठीक है, अब शेषफल 5 बच गया तो फिर आगे चलते हैं संशोधित नया भाज्य की तरफ। अब इसके भागफल लिख देता हूँ, देखो ये भागफल आ गया आपके 5 और ये जो शेषफल है वो इसके आगे लिख दिया, इस 5 के आगे लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास नया भाज्य क्या आ गया? नया भाज्य आ गया 55 और संशोधित भाज्य क्या होगा? संशोधित भाज्य होगा आपके पास है 55 कोष्टक है, इस 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 5 तो ये आ जाएंगे आपके 55 माइनस 35, तो कितने आ गए? 20। संशोधित भाज्य क्या आ गया आपके पास है? संशोधित भाज्य आ गया आपके पास है 20 और ये संशोधित भाज्य जब 20 आ गया, यानी इस संशोधित भाज्य 20 आएगा, किस में से घटाएंगे? अपन इस 55 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया? शेषफल भी 20 आ गए। संशोधित भाज्य और शेषफल, संशोधित भाज्य भी 20 है और पीछे शेषफल भी 20 है, तो आगे अपने को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आगे अपने को भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जो आंसर है वो आंसर हमारे सामने आ गए कि 1135 आंसर है और आपका जो शेषफल है वो यहाँ बच जाएगा। देखो यहाँ लिख देते हैं अपन, क्या लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे, देखो यहाँ आ गया भागफल कितने हैं? भागफल हमारे पास है 1135 और शेषफल कितने हैं? शेषफल है आपके पास है 20। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया, ये आपके आंसर है। इस तरह से अपन इस ध्वजांक विधि से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन एक सवाल जो आपकी पुस्तक का सवाल है, उस पुस्तक की सवाल को मैं हल कर करके बताने की कोशिश करूंगा, आप उनको अच्छे से समझे कि देखो ये तो आपके लिए उदाहरण था, तो इस उदाहरण की सहायता से आप बड़े बड़े सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक सवाल है, आपकी पुस्तक का सवाल है 1234 यानी 1234 में 42 का भाग देना है। तो आपके पास क्या आ गया? भाज्य क्या आ गया?
1234 और भाजक क्या आ गया, भाजक आ गया आपके 42। ठीक है, ये सेम प्रक्रिया है। अब इसमें मुख्यांक क्या लोगे बताओ, मुख्यांक आपके होगा 4। अभी पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया, पीछे वाले सवाल के अंदर बताया, पीछे वाले सवाल में ये चीज अपन मैंने बताई है। अब इसका ध्वजांक क्या हो जाएगा, ध्वजांक हो जाएगा 2। तो पीछे वाले सवाल में मैंने ये सारी चीज बता दी। अब आपने ध्वजांक भी ले लिया, मुख्यांक भी ले लिया। अब आपको उसी प्रक्रिया के अनुसार करना है जैसे पिछले वाला सवाल अपन ने करा था। तो देखो ध्वजांक को अपन कहाँ लिखेंगे, ये जो 2 ध्वजांक है इसको लिखेंगे यहाँ, और मुख्यांक जो 4 है इनको थोड़ा सा साइड में यहाँ लिख देंगे। फिर अपन बात करते हैं जो भाज्य के जो अंक है उसको। तो भाज्य के अंक आपके ध्वजांक के अंक के आधार पर होती है कि ध्वजांक में अगर आपने 1 अंक लिया है तो तीसरे खंड के अंदर आपके भाज्य का अंतिम अंक आ जाएगा। तो भाज्य जो 4 है इसका अंतिम भाज्य जो है 1234, इसका 4 अंतिम अंक है वो आपके पास इसमें तीसरे खंड में आ जाएगा। बाकी 3 संख्या मध्य खंड के अंदर आ जाएगी। ये हो गया। तो इसी प्रक्रिया से अपन करेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, भाग देना है। किसमें भाई, इसमें देखो मैंने कहा नहीं कि नया सवाल लेंगे तो नई चीज सीखने के लिए आपको मिलेगी। इसमें देखो नई चीज आ गई ना, पहली चीज आ गई कि भाई ये छोटा अंक है, छोटा अंक है तो छोटे अंक में भाग नहीं जाएगा, तो फिर आगे वाला दूसरा अंक भी अपन ले सकते हैं। तो दूसरा अंक ले सकते हैं, तो दूसरे अंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसका भाग दोगे तो इसमें भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है। ये चीज भी आपको नोट करनी है, इसमें भाग आपका पूरा पूरा जा रहा है, यानी तृतीय खंड में 4 अपन ने रख दिए, लेकिन इसमें जो भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन आपको पूरा पूरा नहीं देना है, कारण पूरा पूरा दोगे तो आगे वाली संख्या आपके समान नहीं होगी, शेषफल नहीं बचेंगे, और शेषफल जब नहीं बचेंगे तो आगे वाली संख्या में भाग देने में दिक्कत होगी। तो इससे पहले है जब हम इस स्टेप को दोबारा करते हैं, दोबारा करने से पहले ही आप इस स्टेप को कम कर करके कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये गलत होने के लिए, इस सवाल को गलत होने के लिए या फिर दोबारा इस स्टेप को दोहराने से बचने के लिए हमें ये फिर से करना पड़ेगा। यानी एक संख्या को अपन कम ले सकते हैं, यानी बाद में जाकर के करेंगे उससे पहले एक संख्या को कम ले लेते हैं, यानी एक बार भाग अपन कम दे देंगे। जब एक बार भाग कम दे देंगे तो कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं रहेगी। देखो अब 12 है तो 12 में पूरा पूरा भाग अपन नहीं देंगे। देखो 12 में भाग देंगे अपन 4 का, तो आप भागफल क्या लिखोगे, यहाँ भागफल लिखोगे आप 2 कि 4 12 में अपन 2 बार ही भाग देंगे। अगर 3 बार देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और पूरा पूरा चला जाएगा तो फिर आगे वाले स्टेप में अपने दिक्कत आएगी। इस स्टेप से बचने के लिए, यानी इसको दोबारा नहीं करना है, इसलिए अपने को ये 2 बार, सॉरी भागफल 2 ही है, यहाँ अपन ने 4 लिख दी, 2 ही है, भागफल 2 ही है। तो इसको गुणा किया तो ये हो गए 4, और यहाँ संशोधित भाज्य जो है, संशोधित भाज्य है वो आ जाएगा आपके 4। तो इसमें से घटा लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे, 39 बच जाएंगे, यानी 43 में से 4 गए 39 बच जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूलवश हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। और अब अपन देखते हैं संशोधित भाज्य आ गया। अब अपने को भाग देना है 39 के अंदर, सेकेंड स्टेप 39 में भाग देना है किसका, वही 4 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, भागफल क्या आएगा इसका, भागफल आएगा 9। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 9 से ज्यादा भाग आप किसी संख्या में नहीं दे सकते। ठीक है, 2.5 का भाग तो आपको देना ही नहीं है, 2.5 से ऊपर भी नहीं जाना है, लेकिन किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें सिर्फ 9 का ही 9 तक भाग ही देना है आपको, 9 से ज्यादा भाग नहीं देना है। ये बात भी आप गौर से सुन लेना, ध्यान रखना, क्योंकि इस वजह से भी सवाल कई बार गलत हो जाते हैं, इसलिए 9 से अधिक भाग आप नहीं दोगे। ठीक है, तो इसमें अपन ने भाग किया 39 में 4 का भाग दिया, 9 चौकी 36, तो भागफल आ गया 9। तो यहाँ शेषफल कितने बचने वाले, शेषफल बच गए आपके पास में 3, शेषफल 3 बच गए। अब इस शेषफल को कहाँ रखेंगे, इस शेषफल को अपन रखेंगे इस शेषफल को अपन रखेंगे इस 4 के आगे।
ठीक है, 4 से पहले रख देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपके पास है 34, 4 है। तो इसमें नया भाज्य क्या होगा, आपके नया भाज्य हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा आपके पास है 34। देखो ये 34 है नई भाज्य, नया भाज्य आ गया 34। अब संशोधित भाज्य निकालो, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य आप निकालोगे तो संशोधित भाज्य कैसे निकालना है, 34 माइनस कोष्ठक ध्वजांक को इस भागफल से गुणा। तो भागफल कितना था अपना, भागफल तो था अपना 9, ये 9 लिखा ही नहीं है, 9 लिख दिया। सब चीजों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे भूल जाते हैं अपन, और भूलने से वो सवाल गलत हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपको इस स्टेपों में ऐसे धीरे धीरे करके बता रहा हूं। तो ये हो जाएंगे 9। अब इस 9 को आप 2 से गुणा कर देंगे, 9 गुणा 2, यानी इस भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे। 9 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे 18। तो ये हो जाएंगे 34 माइनस 18, तो कितने बच गए पीछे 16। 34 माइनस 18 तो आपके पास क्या हो गई 16 आ गई। अब ये 16 क्या है, ये अंतिम अंक है 16। भाई इस अंतिम अंक में अपन ने शेषफल घटा दिए, क्या घटा लिया, ये घटा दिया, शेषफल घटा दिया। तो अंतिम अंक में शेषफल घटा लिया तो हमारे पास हमारी उत्तर ही आ गए। इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आ गया आपके पास, आपके पास 16 आ गए, जो क्या है भाई ये 29 जो है, 29 तो आ गया आपके पास भागफल, 29 आ गया भागफल, और 16 आ गया आपके पास है शेषफल। क्या आ गया, ये 16 है वो शेषफल आ गया। देखो ये 16 आपके शेषफल आ गया। तो भागफल तो आ गया 29 और शेषफल आ गया आपके पास 16। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अपन ने पिछले वाले सवाल में इसमें कुछ नया सीखा है, क्योंकि पहले तो प्रारंभ में तो अपने पास संख्या छोटी आ गई थी, ठीक है, और जब संख्या छोटी आ गई तो अपन आगे वाली संख्या को ली, आगे वाली संख्या को ली तो अपने वो स्टेप वाली तो समस्या है उसको अपन ने यहीं सॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ अगर 12 में पूरा भाग देते तो वहां शेषफल में 0 बचता, और शेषफल में 0 बचता तो आगे वाले में स्टेप में दिक्कत आती। इसलिए इस स्टेप को अपन ने यहीं समाप्त कर दिया। इस चीज को गौर से देखेंगे। इसलिए आपको ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पिछले वाले से, पिछले वाले में महत्वपूर्ण था लेकिन उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप एक सवाल में आपकी किताब का और बताता हूं, उनको भी करके देखते हैं। देखो बस संख्याएं अलग अलग है, तरीका वही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक दो बार खुद करके देख लिया, यानी जब किसी चीज को समझ लिया अपन ने, किसी से समझ लिया, उसके बाद में फिर खुद करके देखेंगे तब वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। देखो अब इसमें कौन सा अंक है आपके पास, 4532 है, भाज्य जो है 4532 है, और भाजक जो है वो है 112। देखो अब इस भाजक मुख्यांक क्या होंगे, मुख्यांक भाजक में से लेने होते हैं मुख्यांक और ध्वजांक दोनों ही। तो मुख्यांक आपके पास आ जाएंगे, यानी इस एक को छोड़ देंगे, ये तो आप ले लेंगे ध्वजांक के रूप में। तो ध्वजांक की जगह क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगा। तो पीछे मुख्यांक क्या बच गए 11 बच गए। तो मुख्यांक आपके पास आ गया 11। तो चलिए वही सेम प्रक्रिया उसी स्टेप के द्वारा आपको करना है, ज्यादा उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सवाल है, ज्यादा हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो जब अपन ने ध्वजांक ले लिया, मुख्यांक ले लिया, अब चलते हैं अपन इस तीसरे खंड में कितने अंक लेने हैं उसकी तरफ। तो हमने ध्वजांक क्या लिया, ध्वजांक का 1 अंक लिया ना, तो तीसरे खंड में भी आप भाज्य का 1 अंक लेंगे। तो भाज्य कहाँ है, भाज्य है 4532, 4532 में से आप तीसरा अंक लेंगे, तीसरे खंड वाला अंक लेंगे आप, अंतिम अंक 2, इस 2 को यहाँ लिख देंगे। तो तीसरे खंड के अंदर आप क्या ले लिया 2 ले लिया। अब तीसरे खंड के अंदर 2 लेने पर आपका सवाल किस विधि से होगा उसको देखते हैं। देखो पहला स्टेप, तो अब बाकी जो संख्या है इसको लिख देते हैं। देखो 4, 5 और 3, ये तीनों संख्या लिख दी। अब आपको ध्वजांक और मुख्यांक लिखने हैं।
तो ध्वजांक आपके पास क्या है, ध्वजांक को यहाँ लिख दिया, मुख्यांक को यहाँ लिख दिया 11। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो पहला स्टेप है, आपको भाग देना है किसमें, इस 4 में तो जा रहा नहीं है, तो 2 अंक लेने पड़ेंगे आपको, 2 अंक लेने पड़ेंगे, तो 45 में 11 का भाग देना है आपको। तो आपको 45 में 11 का भाग देना है, तो भागफल क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा आपके पास है 4, 11 चौके 44, और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आपके पास है 1 शेषफल बचेगा। तो इस ये भागफल तो आ गया आपके पास 4 और शेषफल बच गया आपके पास है 1, इस 1 को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इस 1 को आप यहाँ लगा देंगे, तो नया भाज्य क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा आपके पास है 13, नया भाज्य हो जाएगा आपके पास है, नया भाज्य हो जाएगा 13। देखो इसे है नया भाज्य, नया भाज्य हो जाएगा आपका 13। अब 13 कहां से हुई, देखो इस शेषफल को यहाँ इसके सामने लिख दिया, तो यहाँ 13 हो गया नया भाज्य। तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य आपके पास क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य आ जाएगा, देखो 13 माइनस भाग कितने का दिया था, इसको ध्वजांक से गुणा कर देंगे अपन, तरीका वही है, यानी 2 गुणा 4, तो कितने आ गए आपके 13 माइनस 8 बराबर कितने बच गए 5। तो अब देखो, अब आगे हमारे ये बीच में थोड़ी समस्या और आ गई ना, क्योंकि ये अंक छोटा आ गया शेषफल वाला, नहीं मुख्य जो संशोधित भाज्य है वो संशोधित भाज्य छोटा आ गया, जिसमें अपने को आगे वाले स्टेप में भाग देना है। जब आगे वाले स्टेप में भाग देना है और भाग ये छोटा आ गया, तो क्या करेंगे, देखो आगे चलते हैं। तो अब देखो दूसरा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप के अंदर अपने को भाग देना है किसका, 5 में भाग देना है 11 का। तो 5 में 11 का भाग जाता नहीं है, 5 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो भागफल क्या आ जाएगा, यहाँ आपके भागफल आ गए 0, और जब भागफल 0 आ गए तो शेषफल क्या बचेंगे, शेषफल 5 बच जाएंगे। क्या बचेंगे, शेषफल बच जाएंगे आपके पास है 5। अब शेषफल 5 बच गए तो भागफल तो अपने यहाँ 0 आ ही गया। ठीक है, क्योंकि भाग टूट गया था, भाग टूट गया तो भागफल 0 आ गया, और शेषफल बच गए अपने पास 5। अब इस 5 को अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा आपके पास है 52। ठीक है, अब संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, अब संशोधित भाज्य आपके पास है क्या आएगा, 52 माइनस इस, देखो इस 0 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। तो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य में क्या आएगा भाई, इस 52 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 52 माइनस 0, तो ये 52 ही आ जाएगा वापस। तो 52 आपके पास क्या है, 52 तो आपके पास शेषफल बच गया, आगे कोई संख्या नहीं है, 52 शेषफल बच गया। तो इस 52 को अपन क्या करते हैं, घटा लेंगे, इस 52 में से 52 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0, पीछे 0 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, भागफल तो आ गया 40 और शेषफल आ गया 52, हमारा भाग यहीं पर खत्म हो गया, यानी पूर्ण हो गया। तो भागफल आपके पास क्या है, भागफल आपके पास 40 और शेषफल क्या है 52। बस इतना सा सवाल है, इसको ज्यादा लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहीं पर मैं आपको दोबारा स्टेप में कर करके बताता तो ये भाग और ज्यादा लंबा हो सकता था, लेकिन हमने जब से आपको अंदाजा खुद को लगाना पड़ेगा, जब ये शेषफल 0 बचने वाले थे अगले स्टेप में, भी आपको अंदाज लगाना है कि अगले स्टेप में ध्यान रखना है, पता लग जाएगा अपने आप कि अगले स्टेप में शेषफल 0 बचने वाला है, तो उससे पहले ही आप उस स्टेप को 1 कम कर करके भाग दे सकते हैं, ताकि वो अगला वाला स्टेप आपको दोबारा करने की बजाय इसी स्टेप के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये भाग विधि से, भाग संक्रिया के अंदर ध्वजांक विधि से आपकी पुस्तक के सवाल को कर करके बताया, और उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको सवाल को कर करके बताया। आपको ये सवाल मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो अपन इस कमेंट बॉक्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जब बताओगे, पूछोगे
तो मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा बना करके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या अन्य किसी माध्यम से आप मेरे से संपर्क करके देख सकते हैं, जिससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपके इसमें खर्चा होने वाला कुछ भी नहीं है। जब मेहनत हम कर रहे हैं, समय हम दे रहे हैं, तो आपको नुकसान कहाँ हो रहा है? आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आपको अपने घर बैठे रह करके तैयारी करनी है, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होनी अभी बाकी है। और ये जो चीज हम बता रहे हैं, ये चीजें आपकी बोर्ड की कक्षा में इस वर्ष आने वाली है, यानी 2020-21 के अंदर जो सिलेबस सरकार के द्वारा संशोधित किया गया है, कम किया गया है, और कम किए हुए सिलेबस में से ही ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वही चीजें हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के अंदर आने वाली है। जो चीजें सरकार ने हटा दी है, जो टॉपिक हटा दिए हैं, उस टॉपिक को हमने छोड़ दिया है, और जो टॉपिक पीछे आपके बचे हुए हैं, यानी जिसकी परीक्षा होनी है, वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ और लगातार करवाता रहूंगा। आप इसको निरंतर रूप से देखते रहिए, समझते रहिए और अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज को अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो खुद में अपने आप विश्वास नहीं होगा। क्योंकि देखी हुई चीज कई बार भूल भी जाते हैं, तो अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हैं तो वो डबल तैयार हो जाती है, अच्छे से तैयार हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कमी रहने की गुंजाइश नहीं रहती। तो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके समझ में आता है तो आप लाइक करें, आप उसको समझेंगे तो लाइक करें, और फिर इस वीडियो को किसी दूसरे विद्यार्थी को शेयर करें। और अगर आपके पास चैनल नहीं है तो विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा के नाम से आपका ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आपके अपने विद्यालय का चैनल बना हुआ है। कोई भी विद्यार्थी, किसी भी विद्यालय का विद्यार्थी हो, सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, हम आपके हित में ये कार्य कर रहे हैं। हमारे खाली समय का हम उपयोग कर रहे हैं, इस कोरोना काल का उपयोग कर रहे हैं। हमें इसमें आपसे कोई वो नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई लालच नहीं है। आपको निःशुल्क रूप से ये शिक्षा हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं, सभी हमारे गाँव के आसपास के क्षेत्र के कहीं के भी हो, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो मेरी यही सोच है कि बच्चे कोरोना काल के अंदर जब कक्षाएं नहीं लग रही हैं, तो ऐसे में इस वैदिक गणित जैसी जो समस्याएं हैं उससे बच्चों के दिक्कत नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर करके और मुझे बता सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी वैसी है तो हम उसमें सुधार करें और आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद।